मैं डॉक्टर अनीता सतवान, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। MA उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का अपनी इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, तृतीय प्रश्न पत्र हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत कवि विशेष का अध्ययन है और उसके अंतर्गत हम महाकवि भास का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं दूसरे पेपर के माध्यम से आपका हमारा परिचय हो चुका है, किंतु ये हमारा प्रथम व्याख्यान है, व्याख्यान है। तो थोड़ा हम इस पे प्रकाश डालते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर महाकाव्य और व नाटक भास, जो हम कवि विशेष का अध्ययन करेंगे, उसके अंतर्गत महाकाव्य व नाटक क्या होता है पहले ये जानेंगे, क्योंकि विशेषतः हम महाकवि भास के सभी जो नाटक हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो नाटक क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। महाकवि भास का व्यक्तित्व, महाकवि भास का कृतित्व, भास के नाटकों की प्रमुख विशेषताएं और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। तो ये बिंदु मुख्यतः हम इस व्याख्यान में डिस्कशन करेंगे, किंतु अगर कुछ बच जाते हैं तो हम उनको अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि महाकाव्य क्या होता है इसके बारे में। तो महाकाव्य संस्कृत साहित्य पर अगर हम दृष्टि डालें या संस्कृत साहित्य के बारे में हम कुछ जानकारी रखते हैं पूर्व में या अभी हम जानेंगे, तो हम ये जानेंगे कि संस्कृत काव्य साहित्य को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह होता है जिसका अभिनय किया जाए, जो नेत्रों को सहारा देकर हृदय को आनंदित करे, अर्थात इसमें अभिनय की महत्ता होती है। अभिनय किया जाता है, रंगमंच पर मंचन किया जाता है, तो ये आँखों के द्वारा जो देखा जा सकता है उसको हम दृश्य काव्य की श्रेणी में रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि श्रव्य काव्य, दो भाग हमने करे यहाँ पे, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य में हम सारे नाटक, रूपक, 10 रूपक हैं, सारे इनको हम सम्मिलित करेंगे। श्रव्य काव्य के बारे में, श्रव्य काव्य क्या होता है? श्रव्य काव्य में केवल श्रवण ही मुख्य होता है, वह कानों के सहारे रसिक के चित्त को आनंदित करता है। और दृश्य काव्य नेत्रों के माध्यम से चित्त को आनंदित करता है। कान तो उसमें उपयोग होते ही हैं, लेकिन नेत्रों से भी हम आनंदित होते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत समस्त रूपक उपरूपक आते हैं, जिनकी एक लंबी परंपरा है। तो देखिए आगे, श्रव्य काव्य के 3 उपभेद किए गए हैं। श्रव्य काव्य में हम देखते हैं गद्य, पद्य और चंपू काव्य। पद्य काव्य वह होता है जो छंदोबद्ध लिखा गया होता है। छंदों विहीन वाक्यों की रचना जिसमें होती है वो गद्य काव्य कहलाता है। गद्य एवं पद्य के सम्मिश्रण को चंपू कहते हैं। तो श्रव्य काव्य के 3 भाग हुए, पद्य, गद्य और चंपू। तो इन 3 भागों के बारे में हमने जाना। आगे पद्य काव्य में पुनः 3 उपभेद किए गए हैं, महाकाव्य, खंड काव्य एवं मुक्तक काव्य। गद्य काव्य के प्रमुख 3 उपभेद हैं, कथा, आख्यायिका एवं निबंध। तो हमने यहाँ पर काव्यों के बारे में जाना और इसके पश्चात हम ये जानेंगे कि भाई हम यहाँ पर काव्य में कौन सा काव्य पढ़ रहे हैं? दृश्य काव्य, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे नाटक। महाकवि भास नाटककार ही माने गए हैं, जिनके द्वारा विभिन्न नाटकों की संस्कृत साहित्य में की अन्य विधाओं की अपेक्षा दृश्य काव्य होने से नाट्य विधा का एक विशिष्ट महत्व है, यानी नाटक को एक विशेष महत्व दिया जाता है। इसे कवित्व की चरम सीमा मानकर आचार्यों ने इसकी महत्ता सिद्ध की है, यानी कवित्व की इसको क्या माना गया है? चरम सीमा माना गया है। कहा गया है नाटकांतम कवित्वम, मतलब नाटक के अंत में ही, मतलब नाटक की रचना में ही कवित्व हमें प्रदर्शित होता है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में नाट्य को तीनों लोकों के विशाल भावों का अनुकीर्तन कहा है।
तथा इसे सर्ववर्णिक पंचम वेद बताया गया है। तो हमें नाटक की महत्ता किससे मालूम पड़ती है कि नाटक को कौन सा वेद बताया गया है? पंचम वेद बताया गया है। हम जानते हैं कि वेदों की क्या महत्ता है। तो वेद 4 माने गए हैं और उन चारों वेदों के बाद 5वां वेद अगर कोई स्वीकार किया गया है तो वो नाटक है। आगे भरत ने कहा है, भरत मुनि के अनुसार कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, योग एवं कर्म नहीं है जो नाटक में दिखलाई ना पड़े। अर्थात नाटक के अंतर्गत सब कुछ आता है और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाटक के अंतर्गत नहीं आता। वो लिखते हैं, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सा योगो न तत्कर्मः नाट्यस्मिन् अत्र दृश्यते है। तो ये उन्होंने नाट्य शास्त्र में ऐसा बोला गया है। इसकी उत्पत्ति के ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि नाटक की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति एवं विकास साहित्य के नितांत महत्वपूर्ण अंग नाटक की भारत में उत्पत्ति भारत में किस प्रकार से हुई, किन कमनीय उपादानों से परिपुष्टि हुई, नाट्य कला जन्म से लेकर विकसित हुई आदि प्रश्नों पर मतलब बहुत सारे मत हैं। भारतीय परंपरा नाट्य उत्पत्ति जहाँ दैव्य स्वीकार करती है, वहाँ पर ही जो हमारे पाश्चात्य विचारक हैं वो नाटक की उत्पत्ति विभिन्न तरीकों से बताते हैं, विभिन्न तत्वों के माध्यम से बताते हैं। समाज और प्रकृति के विभिन्न विकासशील परिवर्तनों के आधार पर संस्कृत नाट्य उत्पत्ति के भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत उन्होंने करे हैं। उन सिद्धांतों को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जाए क्योंकि वादे जाए थे तत्वबोधों के अनुसार इन विभिन्न मतांतरों से नाट्य उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। लेकिन हम अभी इस पे प्रकाश नहीं डालेंगे। हम अभी दूसरा बिंदु लेंगे जो आज के व्याख्यान के लिए हमने निश्चित करा है, कवि का परिचय। तो हम देखें कि महाकवि भास के परिचय के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। संस्कृत नाट्य साहित्य में भास का नाम प्रथम पंक्ति में है, किंतु दुर्भाग्यवश उनका प्रमाणिक जीवन परिचय से हम अज्ञात हैं। उनके ग्रंथों के आधार पर या परवर्ती कवियों के उल्लेख के आधार पर उनका यहाँ संक्षिप्त जीवन परिचय हमने प्रस्तुत किया है। सन 1910-12 में गणपति शास्त्री ने भास के नाटकों का संग्रह किया है और एक बुक उन्होंने प्रकाशित करी है। उस बुक का नाम है भास नाटक चक्रम के नाम से जाना जाता है। इन नाटकों के आधार पर भास के जीवन के विषय में विचार किया जा सकता है। जैसा कि ये वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, धर्म के अटल विश्वास, अतः मतलब धर्म में इनका बहुत अधिक विश्वास था, इसलिए कहा गया है धर्मो रक्षति ही रक्षितः। दूसरा जो मत है इनके बारे में, एक प्राचीन मत के अनुसार प्राचीन समय में गोत्र के नाम पर व्यक्ति के नामकरण की प्रथा थी। जैसे पतंजलि, काश्यप, योगेंद्रायण, अगस्त्य गोत्र की हेमोदक शाखा में भास गोत्र है। इसका अपभ्रंश रूप यानी इसका बिगड़ा हुआ रूप भास हुआ। संभवतः नाटककार भास का जन्म इसी गोत्र में हुआ था। इनकी उपाधि धावक थी। स्थिति काल ईसा पूर्व 4वीं या 5वीं शताब्दी मानी जाती है। अब हम भास के कृतित्व के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, भास के 13 नाटक हैं जिनको 5 श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। पहले है रामायण पर आश्रित नाटक। तो रामायण पर आश्रित नाटक कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो रामायण के ऊपर आश्रित 2 नाटक है, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक। द्वितीय है महाभारत पर आश्रित 6 नाटक हैं। तो 2 नाटक रामायण के ऊपर आधारित हैं और महाभारत के ऊपर आधारित हैं। पंचरात्र, मध्यम वयोग, दूत घटोत्कच, कर्णबहार, दूत वाक्य, उरुभंग। तो ये 5 जो नाटक हैं ये महाभारत की कथा वस्तु के आधार पर है। और तीसरी श्रेणी इनका है हरिवंशधारित नाटक, ये बालचरितम है। और दूसरा है, चौथी श्रेणी है लोक कथात्मक नाटक। ये इस लोक कथात्मक नाटक है दरिद्र चारुदत्त। और दूसरा नाटक है अविमारक।
और 5वीं श्रेणी इनकी है उदयन कथा आश्रित 2 नाटक हैं। उदयन कथा आश्रित 2 नाटकों के नाम इस प्रकार हैं, प्रतिभा योगेंद्रायण और स्वप्न वासव दत्तम। तो इस प्रकार से कुल जो भास के नाटक हैं वो 13 नाटक हैं। इन नाटकों के बारे में कुछ नाटक जो हैं उनमें से आपको व्याख्याएं पूछी जाएंगी, तो हम उनका पूर्णतः अध्ययन करेंगे, उनकी कथा वस्तु, उनके श्लोक के बारे में करेंगे और कुछ का सामान्य परिचय, कुछ की सामान्य जानकारी हमसे पूछी जाएंगी। तो हम आगामी कक्षा में ये विचार विमर्श करेंगे कि कौन से नाटक हम पढ़ेंगे और उनको किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ ये बताया है आपको हमने कि इनके 13 नाटक हैं। भास के जो नाटकों की प्रमुख विशेषताएं हैं उनके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि भास की सरलता, इनके नाटकों की जो मुख्य विशेषताएं हैं तो वह हैं भाषा की सरलता, अकृत्रिम शैली, वर्णनों की यथार्थता, चरित्र चित्रण में व्यक्तित्व प्राधान्य, यानी जो चरित्र चित्रण किया गया है उसमें किस प्रकार के व्यक्तित्व को प्रभावित उन्होंने करा है, प्रवाहमयता, मतलब प्रवाह के साथ एक कहानी इनकी चलती है जिससे उसके अंदर हमें सजीवता प्रतीत होती है। इनकी किस प्रकार की शैली है, तो वैदर्भी रीति है, प्रसाद, माधुर्य और ओज, तीनों गुण इसमें विद्यमान हैं। और दूसरी जो विशेषता है मुख्यतया श्रृंगार एवं वीर रस का परिपाक इन्होंने कराया है। श्रृंगार रस वाले नाटक वर्णित हैं या वीर रस का इन्होंने करा है। और इनकी जो नेक्स्ट विशेषता है वो इसमें है कि अलंकारों की सुंदर छटा। तो भास ने अलंकारों के विषय में भी चर्चा करी है और बहुत अच्छे से अलंकारों को ही सुंदर छटा उनके नाटकों में हमें देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगामी जो हमारा व्याख्यान या कक्षा होगी उसमें हम उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय जानेंगे कि हमने ये जो 13 नाटक हैं भास के, ये किस प्रकार का की कथा वस्तु इनके अंदर है और कौन से नाटक में किस कथा वस्तु का उल्लेख उन्होंने करा गया है। तो एक सामान्य परिचय लेंगे और जब हम सारी रचनाओं का सामान्य परिचय कर लेंगे उसके पश्चात हम एक एक नाटक को इनके को उठाएंगे और उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज की कक्षा में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।